नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि तो आप लोगों ने दोस्तों थंबनेल में देख ही चुके हैं, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द निमोनिया। और इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी बातें क्लियर करने वाले हैं जो डॉक्टर फिटर्निटी के अंदर भी इनफैक्ट मैंने बहुत सीनियर डॉक्टर को भी इस चीज के अंदर कंफ्यूज होते हुए देखा है। तो यहाँ पे निमोनिया को लेके, प्लूरेसी को लेके, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द निमोनिया और खासकर निमोनिया की पैथोफिजियोलॉजी को लेके मैं बहुत यहाँ पे क्लियर कट आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा और सारे के सारे कंफ्यूजन जो आप लोगों के दिमाग में प्रोबेबली होंगे वो सब निकल जाएंगे। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग करेंगे निमोनिया की परिभाषा के साथ। दोस्तों व्हाट इज निमोनिया, है ना। अब जब निमोनिया को हम अपने डॉक्टर्स जो हैं हमारे पास आते रहते हैं प्रैक्टिस सीखने के लिए, उनसे हम पूछते हैं कि यार निमोनिया से आप क्या समझते हो, तो वो पता है क्या जवाब देते हैं। वो बोलते हैं निमोनिया से हम समझते हैं सर वो जो प्लूरल मेम्ब्रेन में पानी भर जाता है, जो एक्सरे के अंदर ऐसे पानी के मार्क जैसा, वाटर मार्क जैसा दिखता है, उसको वो लोग निमोनिया समझते हैं। दोस्तों वो निमोनिया नहीं है, वो प्लूरेसी है। बेसिकली जो निमोनिया है, निमोनिया को समझने के लिए निमोनिया को आपको अलग समझना पड़ेगा, प्लूरेसी को आपको अलग समझना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है और व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द निमोनिया, ये जब तक आप प्रॉपरली नहीं समझेंगे तब तक आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा। तो व्हाट इज न्यूमोनिया? द निमोनिया शब्द इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड न्यूमो, PNEUMO। व्हाट इज न्यूमो? न्यूमो इज द वर्ड विच इज ग्रामेटिकली और शाब्दिक रूप से जो होता है एयर के लिए, कि हम जहां पे भी न्यूमो लगता है वो न्यूमो जो है वो एयर, हवा के लिए यूज होता है। जैसे कि आपने ब्रेक्स देखे होंगे, जो एयर ब्रेक होते हैं उनको टेक्निकली इंजीनियरिंग का टॉपिक है। जो एयर ब्रेक्स होते हैं ट्रेन में, बसेस के अंदर, बड़े ट्रक्स के अंदर, तो आपने देखा है वो जब ब्रेक लगता है ट्रेन का तो फिश 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 आवाज आती है। कई बार ट्रक बस हमारे बगल से ब्रेक लगाते हुए निकलते हैं, स्पीड कम करते हैं तो उसके अंदर एयर रिलीज होने की आवाज आती है। तो इसलिए दोस्तों वो एयर ब्रेक होते हैं और एयर ब्रेक के कारण ही उनको कहा जाता है न्यूमेटिक ब्रेक, PNEUMATIC, न्यूमेटिक ब्रेक। तो जो न्यूमो शब्द है दैट रिप्रेजेंट्स एयर, ठीक है। ये टेक्निकली और ग्रामेटिकली एयर, हवा के लिए वोकैबुलरी में यूज होता है। और व्हाट इज न्यूमोनिया? निमोनिया जो जब बात होती है तो निमोनिया का मतलब होता है दोस्तों टर्मिनल ब्रोंकाई। जो टर्मिनल ब्रोंकाई होती है और उसके एंड में जो गुच्छा होता है एल्वियोलाई का, जब दोस्तों वो एल्वियोलर इन्फ्लेमेशन होता है, वो एल्वियोलाई का इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है या कोई भी इन्फ्लेमेटरी फिनोमिना जो टर्मिनल एल्वियोलाई पे चलता है, उसको हम बोलते हैं न्यूमोनिया। मतलब मैं उसको अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि जब हम ट्रेकिया का इन्फेक्शन है, मान लीजिए हल्की फुल्की सर्दी हुई, जो इन्फेक्शन है सिर्फ ट्रेकिया है, ट्रेकिया के आगे राइट और लेफ्ट ब्रोंकियोल्स निकलते हैं। तो ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकियोल्स होते हैं, ये छोटी छोटी और ब्रांचेस में टूटते हैं जो होती है ब्रोंकाई। वो जो ब्रोंकाई है वो आगे और छोटी ब्रांचेस में टूटती है, जिस तरह से एक पेड़ होता है, ठीक है। एक मेन तना निकला, उससे दो तने बड़े निकले और ये जो दो तने हैं ये इंडिविजुअली छोटे छोटे तनों में टूटे और अंत में फल लगे हैं। तो दोस्तों जो अंत में फल लगे हैं वो होता है एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के इन्फ्लेमेशन को न्यूमोनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे एयर हमेशा रहती है। एयर क्यों रहती है भाई? हम इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो ये एल्वियोलाई ही होती है। एल्वियोलाई ही वो जगह है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर की प्रोसेस को कंडक्ट करती है। हमने सांस ली, उस सांस में से ऑक्सीजन को ब्लड के ऊपर लोड करना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को अनलोड करके इस तरफ लेके आना एयर में और फिर एक्सपायरेशन से बाहर निकालना, ये पूरा काम एल्वियोलाई करती है। और इसी के कारण, क्योंकि एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का ट्रांसफर और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर एल्वियोलाई में होता है, इसलिए यहाँ पे न्यूमो शब्द यूज होता है, हवा का शब्द यूज होता है न्यूमो, और इसलिए एल्वियोलर इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं हम निमोनिया। ये एक बात खत्म हुई। तो निमोनिया क्या है? एल्वियोलाई का इन्फ्लेमेशन। एल्वियोलाई मतलब टर्मिनल एल्वियोलाई की बात कर रहा हूं। ये ट्रेकिया आई, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में बदली। राइट और लेफ्ट ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो भी छोटे 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 छोटे, जैसे शाख से शाख है ना, होता है ना पेड़ का, एक बड़ी शाख है, उससे छोटी छोटी शाख निकल रही है, फिर उससे भी छोटी छोटी शाख निकल रही है, और एंड में जो टर्मिनल पार्ट होता है
हमारे लंग्स का मेन पार्ट, जो लंग्स जो मेन काम करता है वो होता है एल्वियोलाई में, उसके इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं निमोनिया। बात खत्म। व्हाट इज प्लूरेसी? प्लूरेसी मतलब हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन, मतलब जो हमारा लंग्स होते हैं, हमारे दो लंग है, राइट है और लेफ्ट है। अब राइट और लेफ्ट लंग जो होते हैं, पूरे के पूरे लंग एल्वियोला, ये पूरे के पूरे जो लंग है ये प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, जो कि होती है सीरस मेम्ब्रेन लंग की। ये लंग क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो एक्सपांड होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसी की वजह से, क्योंकि ये एक मूवेबल ऑर्गन है, स्पंजी मूवेबल ऑर्गन है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सीरस मेम्ब्रेन में कुदरत कवर करके रखती है। और लंग्स की जो सीरस मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं प्लूरा। अब प्लूरा जो मेम्ब्रेन है वो दो पार्ट में होती है। हम फर्ज करिए यहाँ पे ये लंग्स है, ये तो ये, और ये प्लूरल सैक है मेरा, प्लूरल मेम्ब्रेन है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है विसरल प्लूरा और ये होता है पेराइटल प्लूरा, और इन दोनों के बीच में खाली कैविटी होती है, इसको बोलते हैं प्लूरल सैक। तो दोस्तों, जब प्लूरल मेम्ब्रेन मतलब लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है, सीरस मेम्ब्रेन जिसको प्लूरा बोलते हैं, जब वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा तो वो इन्फ्लेमेशन कहलाता है प्लूरेसी। ठीक है, प्लूरेसी कहलाता है। और यही प्लूरेसी के अंदर जब पानी भर जाता है, इसी सैक के बीच में पानी भरता है। यहाँ पे इस तरफ ये लंग है, लंग का सबसे पहला कवरिंग है, ये है विसरल प्लूरा और ये है पेराइटल प्लूरा, और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह होती है इसको बोलते हैं प्लूरल सैक। और दोस्तों, जब ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन का, तो ये जो सैक होता है इसी में पानी भर जाता है, इसी के अंदर इफ्यूजन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। और यही प्लूरल इफ्यूजन जो एक्सरे में हम देखते हैं ना, एक्सरे के अंदर जो लंग्स है, और लंग्स के अंदर जिस तरह प्लूरल इफ्यूजन है वो पानी भरा मिलता दिखता है, एक सीधी लाइन दिखती है और दिखता है कि यहाँ पानी भरा है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द प्लूरेसी। ये दोनों एकदम अलग अलग बातें हैं। प्लूरेसी एकदम अलग चीज है। व्हाट इज प्लूरेसी? इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन ऑफ लंग को हम बोलते हैं प्लूरेसी। और उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है और उसके अंदर प्लूरल सैक में पानी भर जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? तो वो पानी लंग में नहीं भरा है, वो पानी सिर्फ उस मेम्ब्रेन में भरा है जो लंग को सराउंड करके कवर करके रखा है, तो उसको बोलते हैं प्लूरेसी विद प्लूरल इफ्यूजन। और वहीं पे जब इन्फ्लेमेशन होता है एल्वियोलर सैक का, एकदम टर्मिनल एल्वियोलर सैक का, जहां से वाकई में ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का, दोस्तों उसको हम बोलते हैं निमोनिया, एंड दिस इज कॉल्ड निमोनिया। और इन्फ्लेमेशन ऑफ सीरस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरा इज कॉल्ड प्लूरेसी। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू? बिल्कुल सिंपल है वो रिलेशनशिप, समझना कि 90% केसेस के अंदर जब भी सीवियर निमोनिया होता है दोस्तों, तो वो जो जिस तरह से एल्वियोलाई का इन्फ्लेमेशन हुआ है अंदर, है ना, लंग्स के, जहां पे ऑक्सीजन का ट्रांसफर, कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन चलता है, तो जब भी सीवियर निमोनिया होगा तो वो सीवियर निमोनिया के साथ 90% से ज्यादा केसेस के अंदर हम लोग प्लूरेसी भी देखते हैं, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में निमोनिया मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग। तो कॉमन सेंस लगाइए कि जब पूरे लंग्स में ही इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो भाई प्लूरल मेम्ब्रेन जो लंग्स से बिल्कुल चिपकी हुई है, उसको कवर करके रखी है, वो कैसे बच सकती है? तो दिस इज द रिलेशन कि वेन एवर देयर इज द सीरियस केस ऑफ द निमोनिया, तो 90% से ज्यादा इस बात के चांसेस हैं कि उसको लंग के इन्फ्लेमेशन के साथ साथ प्लूरल मेम्ब्रेन में भी इन्फ्लेमेशन हुआ होगा, विच इज नोन एज द प्लूरेसी। तो ये बात होती है कि ज्यादातर केसेस के अंदर निमोनिया के अंदर हमको प्लूरेसी भी देखने को आती है। ठीक है, मतलब कहने का है कि प्लूरेसी पैदा करने के लिए निमोनिया का होना जरूरी है। ऐसी कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है कि बंदे को निमोनिया ना हो पर प्लूरेसी हो। तो प्लूरेसी के होने के लिए निमोनिया का होना जरूरी है। निमोनिया है मतलब लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में इन्फ्लेमेशन है, लंग्स मैटर में इन्फ्लेमेशन है, तो साथ साथ प्लूरल मेम्ब्रेन में भी इन्फ्लेमेशन होगा। इस बात के 90% से ज्यादा चांसेस होते हैं। और यही मोस्ट कॉमन सिनेरियो है जिसको हम बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया मतलब प्लूरल कैविटी में भी पानी भरा है, प्लूरल इन्फ्लेमेशन है, प्लूरेसी भी है, प्लस निमोनिया भी है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन केस सिनेरियो इन इंडिया जो हम देखते हैं, विच इज नोन एज द प्लूरोनिमोनिया। ठीक है, अब हम ये चीज समझ गए। तो निमोनिया के लिए जरूरी नहीं है प्लूरेसी हो, निमोनिया हो सकता है अपने दम पे, हो सकता है अकेला निमोनिया हो, प्लूरेसी ना हो सकता है प्लूरेसी के साथ हो। बट दोस्तों, प्लूरेसी पैदा करने के लिए निमोनिया होना जरूरी है। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, ऐसी कोई पैथोलॉजी नहीं है जहां पे प्लूरल इफ्यूजन होगा और लंग्स बच जाएगा कि लंग्स में बिल्कुल इन्फेक्शन ना हो।
ठीक है ना। तो ये समझ गए, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लूरेसी एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लूरेसी एंड निमोनिया। अब निमोनिया की कितनी स्टेजेस होती हैं, क्योंकि एक सवाल बहुत हमारे जूनियर करते, सर व्हाट इज द हेपेटाइजेशन ऑफ लंग, हेपेटाइजेशन ऑफ लंग किस कंडीशन में होता है। हम जनरली सुनते हैं कंडीशन, बार बार रिपर्टरी में भी लिखा है हेपेटाइजेशन ऑफ लंग। तो दोस्तों निमोनिया की 4 स्टेजेस होती हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द निमोनिया इज द स्टेज ऑफ कंजेशन। जब हुआ ही हुआ है निमोनिया, हुआ ही हुआ है, दैट इज द स्टेज ऑफ कंजेशन। जब ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट स्टेज में है, तो दैट इज द कंजेशन स्टेज है निमोनिया की। द सेकेंड स्टेज इज द रेड हेपेटाइजेशन। व्हाट इज हेपेटाइजेशन? हेपेटाइजेशन शब्द इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हिपेटिक। हिपेटिक मतलब लीवर। और ये बात आपको बताना बहुत जरूरी है कि जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्ट, फ्लफी और स्पंजी ऑर्गन होता है, और हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा टफेस्ट और हार्डेस्ट ऑर्गन होता है हमारा लीवर। हमारे लीवर का टेक्सचर बिल्कुल हार्ड होता है, मतलब लिटरली बहुत हार्ड होता है। ठीक है, मतलब जब ये बकरा वकरा पकाते हैं और बकरे के अंदर लीवर को पकाना होता है, तो लीवर को सबसे पहले डाला जाता है। आप सोच सकते हो कि लीवर इतना हार्ड होता है कि इट टेक्स वेरी मच टाइम टू गेट कुक। तो लीवर हमारा हार्डेस्ट ऑर्गन है और लंग्स हमारा सॉफ्टेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, अब हेपेटाइजेशन, रेड हेपेटाइजेशन का मतलब क्या है कि दोस्तों जब निमोनिया बहुत एडवांस हो जाता है, सीवियर हो जाता है, तो हमारा जो सॉफ्ट लंग है ना, वो इन्फ्लामेशन की वजह से, इन्फ्लामेटरी फिनोमिना की वजह से हमारा जो सॉफ्ट लंग होता है उसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज होके लीवर जैसा हो जाता है। और हेपेटाइजेशन की भी 2 स्टेजेस होती हैं, रेड हेपेटाइजेशन और ग्रे हेपेटाइजेशन। तो इनिशियल स्टेट के अंदर जब लंग का कंटोर और टेक्सचर हार्ड हो चुका है लीवर जैसा, तो इनिशियली इट इज नोन एज द रेड हेपेटाइजेशन। और जब यही इंड्यूरेशन और एडवांस होता है कि इन्फ्लेमेशन तो हुआ, हार्ड हो गया, अब ये और ज्यादा हार्ड हो गया, लंग्स बिल्कुल कड़क पड़ गए। ये बेसिकली वही कंडीशन है कोरोना वालों की हुई थी, ये सीटी स्कैन पे वही देखा गया था हेपेटाइजेशन। ठीक है, क्योंकि जब कोरोना का इन्फेक्शन हुआ लोगों को, तो ऑब्वियसली उनको निमोनिया हुआ, और जब निमोनिया हुआ तो इन सबके लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो गई, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज द हेपेटाइजेशन, जो हमने कोरोना में लाखों करोड़ों की तादाद में देखा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर कंजेशन हुआ, सेकेंड स्टेज के अंदर हुआ रेड हेपेटाइजेशन। जब हेपेटाइजेशन उतना हार्ड नहीं था, इस बीमारी को कोई रोकने वाला नहीं था, तो रेड हेपेटाइजेशन थर्ड स्टेज पे चला गया, विच इज नोन एज द ग्रे हेपेटाइजेशन। और ज्यादा सख्त हो गया लंग्स, यहाँ पर आते आते पेशेंट वेंटिलेटर पे जाने की हालत में हो जाता है कि लंग्स इतने कड़क पड़ गए, कर्रे पड़ गए इन्फ्लेमेशन के कारण, कि प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, और यहाँ पे कंडीशन एस्पेक्सिया की बनती है, यहाँ पे सांस ना ले पाना, ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन जाता है। और अगर सब कुछ सही रहा, बराबर इलाज हुआ, तो द फोर्थ स्टेज ऑफ निमोनिया इज द रिजोल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेज इज द कंजेशन, सेकंड स्टेज इज द रेड हेपेटाइजेशन, थर्ड स्टेज इज द ग्रे हेपेटाइजेशन, फोर्थ स्टेज इज द रिजोल्यूशन। तो दोस्तों ये थी पूरी राम कहानी निमोनिया। कैसे पता चलेगा पेशेंट को निमोनिया है? अब मैंने बताया 90% केसेस के अंदर निमोनिया के साथ प्लूरेसी हो ही जाती है। तो निमोनिया के लक्षण तो आम खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे ही होते हैं कि कितना ही सीवियर निमोनिया होगा, हमको पेशेंट क्या दिखेगा, फीवर आएगा, उसको इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि उसको फीवर आएगा, उसको खांसी चलेगी, उसको डीप कफ चलेगा। ज्यादा जब इन्फ्लेमेशन लंग्स में बढ़ता है तो रस्टी स्पुटम निकलता है, मतलब स्पुटम जो रहता है, क्योंकि एल्वियोलर इन्फ्लेमेशन है, तो एल्वियोलाई में इन्फ्लेमेशन की तीव्रता के कारण कई बार ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लडी स्पुटम निकलता है। जब निमोनिया, ये तो ये कॉमन सिम्टम है निमोनिया के, कि खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, खांसी के अंदर थोड़ा सा बलगम, रस्टी कलर का बलगम लिखा है, वहां पे कहीं पे भी ब्लीडिंग नहीं लिखा है, रस्टी लिखा है। ठीक है ना, ये आम सिम्टम है प्लेन निमोनिया के, जहां प्लूरेसी नहीं है। और अगर प्लूरेसी हो जाती है, जो कि 90% केसेस में होती है, तो निमोनिया को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग है, तो खांसी वगैरह आ रही है, ये सारे सिम्टम है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन के कारण यहाँ पानी भरा है। और ये जब हो जाएगा तो दोस्तों इस बंदे को सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि जब ये सांस लेगा तो प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, प्लूरेसी है, उसके अंदर पेन होता है। तो ये आदमी आपके पास कैसे आएगा? मान लीजिए राइट लंग में प्लूरल रिफ्यूजन है, तो ये ऐसे पकड़ के आएगा, दबा के आएगा, और बहुत शैलो ब्रीदिंग करेगा। इसकी ब्रीदिंग डीप नहीं होगी। आप पूछो क्यों सांस नहीं ले पा रहे? यहाँ छाती में, यहाँ पे बगल में दर्द हो रहा है, जान निकल जाती है, गहरी सांस नहीं ले पा रहा, और उसके साथ खांसी होगी,
उसके बाद खांसी में थोड़ा सा बलगम आ रहा होगा, फीवर आ रहा होगा, उसकी जनरल कंडीशन खराब हो गया, आप तुरंत देख के समझ जाओगे कि अगर प्लूरेसी है निमोनिया के साथ, जो 90% केसेस में होती है, तो इट इज नॉट अ हार्डर टास्क टू आइडेंटिफाई द केस ऑन द सिंगल शॉट। आप तुरंत पहचान जाओगे। तो ऐसे आएगा, सांस भी नहीं ले पाएगा, ऑब्वियस बात है। आप एक्सरे वगैरह कराओगे, एक्सरे के अंदर पानी भरा निकलेगा। इसके इन्वेस्टिगेशंस के अंदर सीबीसी कराएंगे तो डब्ल्यूबीसी काउंट बड़ा निकलेगा, क्योंकि इन्फेक्शन है लंग्स में। अब निमोनिया के कारण क्या होते हैं? कोल्ड के कारण भी निमोनिया होता है, बहुत ठंड बैठ जाती है, छोटे बच्चे और बुजुर्गों में कॉमनली देखते हैं। बैक्टीरियल कॉज भी होते हैं निमोनिया के, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बैक्टीरियल निमोनिया होता है, वायरल निमोनिया होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से वायरल निमोनिया होगा, और कई बार फंगल और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की वजह से भी निमोनिया हो जाता है। तो डब्ल्यूबीसी काउंट तो बड़े निकलेंगे। न्यूट्रोफिल काउंट, इसके अंदर जो डिफरेंशियल वो काउंट होते हैं ल्यूकोसाइट में, उसमें न्यूट्रोफिल जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन की निशानी है वो बड़े निकलेंगे। प्लस ये भाई ऐसे पकड़ करके बैठा है, इसको दर्द हो, सब मिला के बिल्कुल इजी है डायग्नोसिस, निमोनिया का कोई कठिन नहीं है। अब आते हैं सीधे सीधे ट्रीटमेंट पे। एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, एंटीबायोटिक देते हैं। वैसे भी एक बात बताएं, गांव खेड़े में निमोनिया लोगों को होता है, पैरासिटामोल खाते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ठीक भी हो जाता है, जब तक बहुत ज्यादा हेपेटाइजेशन ना हुआ। तो एलोपैथी में कुछ विशेष नहीं है, बात नहीं करेंगे। The three most important medicines indicated in the case of pneumonia are as follows. The first medicine will be the Bryennia alba, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, Bryennia alba, and the second medicine is the Belladonna। तो दोस्तों Belladonna 30 and Bryennia 30, 4 गोली दिन भर में 3 बार। इन द केस ऑफ द सिंपल निमोनिया, अभी हेपेटाइजेशन ऑफ लंग नहीं हुआ है, मैं तब का बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरी मेडिसिन बताऊंगा, तो वो और प्लस ये दोनों उस केस में देनी है जहां पे हेपेटाइजेशन ऑफ लंग सच्ची में हो चुका है, सोनोग्राफी में दिख रहा है लंग का हेपेटाइजेशन, तो ही तीसरी मेडिसिन डिप्लॉय करनी है। एंड द थर्ड मेडिसिन विच इज ओनली इंडिकेटेड इन द सीवियर हेपेटाइजेशन ऑफ लंग इज फॉस्फोरस। अगर हेपेटाइजेशन हो चुका है तो हमको ये तीनों दवा साइमल्टेनियसली 4 गोली 3 बार चलानी है, जिसमें ब्राइनिया 30 देंगे हम 30 पोटेंसी में, बेलाडोना देंगे 30 पोटेंसी में, एंड द थर्ड एंड द लास्ट मेडिसिन विल बी द फॉस्फोरस 30, 4 pills 3 times a day। और ट्रीटमेंट करेंगे मिनिमम 12 से 15 दिन, और डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी जो ट्रीटमेंट की मियाद होगी वो मिनिमम 10 दिन से लेके 20 दिन के बीच में कहीं होगी। और आपको किसी भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट, किसी भी एलोपैथिक एंटीबायोटिक से ज्यादा बेटर इस प्रिस्क्रिप्शन से मिलेंगे, बशर्ते अगर आप एज अ कॉमन पर्सन देख रहे हैं तो इस प्रिस्क्रिप्शन को, इस वीडियो के बारे में चर्चा अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से आप करेंगे। और अगर आप एज अ डॉक्टर दवाएं अपने पेशेंट को देना चाहते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि वो निमोनिया का केस है, तो केयरफुल स्टडी के बाद ही मेडिसिन डिप्लॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट और हर रविवार को दोपहर में 2:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।